नमस्कार। करते हैं अपने स्पर्श बुक के चैप्टर 13 की शुरुआत, जो कि है पतझड़ में टूटी पत्तियां। रविंदर केलकर द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, जिसके दो भाग हैं, गिन्नी का सोना और झीन की देन। पहला प्रश्न, गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से प्रेरित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न, झीन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है, उस मेडिटेशन की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा सकते हैं। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जो गिन्नी का सोना चैप्टर है, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। जो प्योर गोल्ड होता है वो अलग होता है, गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी जो सोने से बनाई जाती है, गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला होता है, इसलिए वो ज़्यादा चमकता है। मीन्स जब हम सोने में प्योर गोल्ड में थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा चमकता है और थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने भी बनवाती हैं। फिर भी होता है वह गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। मीन शुद्ध आदर्श जो होते हैं ना, वो भी शुद्ध सोने जैसे होते हैं। मीन्स उनमें इतनी ज़्यादा चमक नहीं होती, इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं होती जितनी गिन्नी के सोने में होती हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाते देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, प्रैक्टिकल आइडलिस्ट। उसे समझते हैं। प्रैक्टिकल आइडलिस्ट क्या है? यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो उच्च आदर्शों मीन्स ऊंचे विचारों और मूल्यों में विश्वास तो रखता है, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ना हमेशा वास्तविकता का सहारा लेता है ना। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? अगर इनके आदर्शों के सामने कोई व्यवहारिक बाधा आती है, मीन्स वो अगर किसी भी सिचुएशन में उन्हें एडजस्ट करना पड़े, उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि उनका व्यवहार जो है बाधा बन रहा है, तो वे अपने सिद्धांतों को तोड़े बिना उस समस्या के समाधान के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। ये केवल अच्छी बातों की कल्पना करने के बजाय उन्हें क्या करते हैं, अपनी मेहनत और समझदारी से सच करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की डेफिनेशन। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। मीन्स हमें आदर्शों के साथ साथ सिचुएशंस को हैंडल करना, सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना, उसके लिए हमें थोड़ी सी व्यवहारिकता जरूरी होती है ना। जैसे सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाना जरूरी होता है, ऐसे ही आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिकता का मिलाना जरूरी होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श जो है वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वे व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने ही नहीं देते थे। गांधी जी क्या करते थे? वो व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना हमेशा आगे रहता था। व्यवहारवादी लोग, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है
कि ये आपको गांधी जी और व्यवहारिकता और प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट में थोड़े से भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं और जीवन में सफल होते हैं और अन्यों से आगे भी चले जाते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर लेकर चले, यही महत्व की बात है। ओके। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है ना। आदर्शवादी लोग ही करते हैं कि खुद अपना भी करते हैं, साथ में दूसरों की भी मदद करते हैं। उन लोगों में कभी लाभ हानि नहीं होती। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को हमेशा गिराया है। लेखक ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आदर्शवादी लोग क्या करते हैं, वो अपने आदर्शों को ऊपर रखते हैं। उन्हें अपने स्वार्थ का, अपने लालच का, मतलब उनके अंदर कोई स्वार्थ या लालच नहीं होता, इसलिए वो हमेशा अपनी भी सोचते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए भी सोचते हैं। लेकिन जो व्यवहारवादी लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। ठीक है, अपना लाभ हानि देखते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि अगर समाज के पास शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को बस गिराया ही है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, झेन की देन। ठीक है। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं, तो उसने कहा मानसिक बीमारी। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। यहाँ कोई चलता नहीं। सबसे पहले हम झेन का मतलब समझते हैं। झेन का मतलब होता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि बोध क्रिया के बारे में जिक्र किया था लेखक ने, तो वो यही है कि झेन की देन, ध्यान कैसे कैसे लगाते हैं जापानी लोग ध्यान। ठीक है। हाँ, तो मानसिक बीमारी के बारे में यहाँ लेखक ने बात की है। जापान के लोगों में मानसिक रोगन है, 80% लोग मनोरुग्ण हैं। कहने लगे इसकी क्या वजह है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं, केवल दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तो अपने आप से बड़बड़ाते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम हम सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा कर ले। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह कई हजार गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। मीन्स चटाई से चिक से बनी हुई एक पर्णकुटी बना रखी थी। वहां पर बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, जैसे हम इंडिया में भी करते हैं। कहीं अच्छी जगह पर हम जाते हैं तो अपने हाथ या पैर हम धोकर अंदर जाते हैं। मंदिर गुरुद्वारे में भी हम ऐसे ही जाते हैं। तौलिए से पहुंचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन मतलब वहां का शेफ बैठा था जो चाय परोस कर देगा उन्हें। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो दोजो का मतलब आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए कहकर स्वागत किया। बैठने की हमें जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी।
बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से, मीन्स उसकी हर एक क्रिया से, उसके हर एक काम करने के तरीके से हमें ऐसा लग रहा था कि मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। मीन्स लेखक का मन कर रहा था, या लेखक के दोस्त का भी, वहाँ पर इतना अच्छा उसने वातावरण क्रिएट किया, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, सलीके से काम किया। ऐसा लग रहा था कि उसकी जय जयकार कर दी जाए, उसकी जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना, जब पानी उबलता है तो उसकी कैसे आवाज आती है, तो उसका खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वही हमें, वहाँ हम 3 मित्र थे। जो ये क्रिया होती है ना, जब ये टी सेरेमनी में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को ही जाने दिया जाता है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े कप में चाय दी जाती है और कहीं कहीं बार रिपीट की जाती, नहीं, उनके प्यालों में, उनके कप में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे, करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अच्छा, अब लेखक को ऐसा क्यों फील हुआ? क्योंकि वो जो शांत माहौल था ना, और वो जो इतनी अच्छी चाय वो पी रहा था, उसके बाद लेखक को लगा कि सिर्फ वर्तमान ही सब कुछ है। वो अपना पास्ट भूल गया, उसे अपनी फ्यूचर की कोई चिंता नहीं रही। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है और दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। मीन्स वो इतना बड़ा उसे फील हो रहा था कि आज का समय जो है वो खत्म ही नहीं होने वाला। जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ। झीन की परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। ठीक है, तो इतना सही था आपका चैप्टर, कि कैसे वहाँ पर मेडिटेशन का ये एक तरीका अपनाया जाता है जापान के लोगों के द्वारा। जब वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थक जाते हैं तो वो टी सेरेमनी इंजॉय करते हैं। टी सेरेमनी में जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को परमिशन होती है जाने की। वहाँ का माहौल बहुत शांत और बहुत ही सुंदर होता है। और वहाँ बैठ के ऐसे नहीं कि वो लोग बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बल्कि वो अपने उस चाय के प्याले में, जिसमें सिर्फ 2 घूंट चाय होती है, उसी में वो पूरी तरह से खो जाते हैं। और उस वातावरण में पता नहीं कैसी एक उन लोगों को फील होती है, चीज़ें, शांति फील होती है, स्पेशली शांति फील होती है कि वो सिर्फ वर्तमान में जी चले जाते हैं, और वो वर्तमान उन्हें अनंत काल जितना विस्तृत लगता है। उन्हें ना पास्ट की टेंशन रहती, ना ही फ्यूचर की टेंशन रहती। बस वो उसमें जीना चाहते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहे थे, कैसे उन्हें और कुछ करना है, वो सब भूल जाते हैं। तो ये चैप्टर की दोनों पार्ट थे, जिसमें एक में हमें आदर्शवाद और व्यवहारिकता के बारे में बताया गया, दूसरा हमें जापानियों की मेडिटेशन की क्रिया के बारे में बताया। दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ हमें नया सिखाते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके हमने 2 भाग किए, गिन्नी का सोना और झेन की देन। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अगर नहीं समझ आया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप एक बार पहले इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझिए। अगर वो भी नहीं समझ आ रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा ट्राई करूँगी आपको समझाने की। ठीक है, थैंक यू।